साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी करेंगे और साथ ही जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टॉप 20 प्रश्नों को हम कर ही रहे थे, साथ ही मैंने आपको बताया था आगे चल के हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 35 तक हम करेंगे। धीरे धीरे हम जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाते हुए कम से कम 50 प्रश्नों को एक क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में या फिर किसी भी परीक्षा में साहित्य संबंधी या व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार क्लास होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम उन इम्पोर्टेंट तथ्यों को करेंगे, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आदिकाल के प्रश्नों से शुरुआत हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आज की क्लास में हम देखें तो पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना? तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन रहे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? आप बता सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणिक माना। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो आदिकाल का एक महाकाव्य माना जाता है, और जो कि श्याम सुंदर किसी विद्वान ने इसे जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक घोषित माना है और किसी ने इसे अप्रमाणिक माना है, और किसी विद्वान ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक इस प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक व अर्ध प्रमाणिक माना है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास रहे हैं। साथ ही जो एक विद्वान और रहे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। कई लेखकों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है वैसे तो जिनका मुख्य रूप से नाम आता है कर्नल टाड का। कर्नल टाड और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर बुलन की बात करें तो इसके प्रकाशन पर, जो पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन पर इन्हें रोक लगाती थी। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो पर रोक लगाने वाले विद्वान कौन रहे? तो डॉक्टर बुलर। लेकिन चोर्स एक विद्वान और रहे हैं, जो रहे हैं एक विद्वान और रहे, वो रहे चार्ल्स इलियट। इन्होंने जो है सन 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया। सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले प्रकाशन किन्होंने कराया, तो चार्ल्स इलियट ने। इस प्रकार से हर एक जो ऑप्शनों को लेकर के आपको चलना है कि किस विद्वान के द्वारा क्या कहा गया है। एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आपको करना है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी विद्वान जो हुए, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है कि पृथ्वीराज रासो पूर्ण रूप से अप्रमाणिक है। ये जो है रामचंद्र शुक्ल और हीराचंद ओझा जी के अनुसार कहा गया है पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है। बुलर ने पृथ्वीराज रासो पर जो है प्रकाशन पर ही रोक लगा दी थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और जो है कर्नल टाड ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान रहे हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी का नाम मुख्य रूप से आता है। साथ ही जो है सुनीति कुमार चटर्जी रहे हैं, उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। उसके साथ ही जो है एक विद्वान और रहे हैं मुनिजिन विजय, उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, इन 3 विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है। तो पृथ्वीराज रासो मूलतः एक वीर काव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद जो पक्ष रहा है वो कौन सा रहा है? वो रहा है ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर जो है संदेह उठाया गया है कि कुछ विद्वानों ने जो पृथ्वीराज रासो का जो पूर्व का भाग है यानी कि पहले का भाग है उसे काल्पनिक माना है, काल्पनिक। और जो
उत्तर का भाग है, यानी कि बाद वाले भाग को जो है बिल्कुल ऐतिहासिक माना है। तो इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया गया है। पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक ये विवाद के घेरों में रहा है। पृथ्वीराज रासो रचना चंद बरदाई जी की, क्योंकि उसके पूर्व भाग जो है उसे क्या माना गया है, काल्पनिक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यानी कि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन रहे थे, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। और इन्हीं का जो ये कथन है पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जी का। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न, क्योंकि कर्नल टाड ने, तो मैंने आपको बताया था, श्याम सुंदर दास और कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, प्रमाणिक। पूरी तरह से ये जो है प्रमाणिक ग्रंथ रहा है, इसके प्रमाण मिले हुए हैं, तो ये कहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक किन किन विद्वानों ने माना है, इससे संबंधित मैं आपको जो है एक क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगी कि और इनके अलावा और भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अलग अलग रूप से माना है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। इतिहास की उपेक्षा किस रचना के अंतर्गत की गई है आदिकाल में, तो आपको पता ही, अभी हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज रासो के जो ऐतिहासिकता पर जो है संदेह किया गया है, इतिहास की उपेक्षा की गई है। माना है कि पृथ्वीराज रासो एक काल्पनिक ग्रंथ रहा है। बात करें जयमयंक जसचंद्रिका की, तो जयमयंक जसचंद्रिका जो रचना है वो रही है मधुकर कवि की। साथ साथ हमें अन्य ऑप्शनों को भी देखते हुए चलना है ताकि आपकी बार बार रिवीजन हो सके, और बार बार रिवीजन के साथ आप जो है के प्रश्न जो है अच्छे से बाद में जितनी बार आप अधिक रिवीजन करोगे उतना ही जो है आपको अधिक याद रहेगा। तो उपदेश रसायन जो रचना है वो किस रचनाकार की है, वो है श्री जिन दत्तसूरि। एक रहे हैं श्री जिन दत्तसूरि और एक रहे हैं श्री जिन धर्मसूरि। तो आपको ये धर्म नहीं लगाना है, यहाँ पर उपदेश रसायन ऑप्शन में आ जाता है कई बार, श्री जिन दत्तसूरि और श्री धर्मसूरि, इस प्रकार से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शनों को ध्यान से समझ लेना है कि किस विद्वान की रचना है ये उपदेश रसायन। तो जिन दत्तसूरि की है, ना कि जिन धर्मसूरि की। जिन धर्मसूरि की नहीं है, ये रचना है जिन दत्तसूरि की। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो का तो आपको पता ही है, चंद बरदाई जी, नेमिनाथ जी का जो है नेमिनाथ रासो है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कौन रहे हैं, उद्धारकर्ता कौन माने जाते हैं प्रथम विदेशी, तो वे रहे हैं कर्नल जेम्स टाड। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम जो है वो राजमती है। बिसलदेव रासो जो है ये नरपति की रचना है। जितने भी प्रमुख रासो ग्रंथ रहे हैं उनके कौन कौन रचनाकार रहे हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो रासो ग्रंथों से हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है, दोहा छंद जो है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। ऐसा रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, तो वो है दलपति विजय। दलपति विजय जो ग्रंथ है, दलपति विजय जो रचनाकार का नाम है वो है अजमेर के शासक से संबंधित रहा है, और इनकी जो रचना है वो है खुमान रासो। एक सेकेंड, कई बार लिखते लिखते शब्द भी भूल जाते हैं। खुमान रासो जो दलपति विजय की रचना है, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम प्रश्न संख्या 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कीर्तियों पर विचार करते हुए 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11।
हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने एक नाम तो दिया है जो है किसी भी काल की प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे कि वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, क्योंकि वीर आदिकाल में जो है वीरता के जो ग्रंथ लिखे गए, रासो ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने जो है वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन जो है उन्होंने आदिकाल को भी नहीं नकारा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दो नामों को उन्होंने अपनाया है। आदिकाल को आदिकाल भी कहा है, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल भी कहा है। इसी प्रकार इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम भी दिया है, साथ ही इन्होंने भक्ति काल भी कहना उचित ठहराया है। इसी प्रकार जो है रीतिकाल को रीतिकाल भी नाम दिया है और उत्तर मध्यकाल भी कहा है। इसी प्रकार जो है इन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो है आधुनिक काल भी कहना उचित ठहराया है और साथ ही क्या कहा है, गद्य काल। शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का नाम पूछ लिया जाए तो गद्य काल। इस प्रकार से हर एक तथ्य को आपको समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा। तो आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। एक क्लास में मैं आपको आदिकाल के सभी विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण को भी करा दूंगी, या फिर आदिकाल को जब हम पढ़ेंगे एक एक तथ्यों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो इसमें पूछा हुआ है आदिकाल को आविर्भाव काल किस विद्वान ने कहा है। तो डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी ने, दोनों ने जो है आदिकाल का नाम आविर्भाव काल दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले जो विद्वान हैं वे रहे हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को जो है आधार काल नाम दिया है, आधार काल। लेकिन वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल दिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं। और जो शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा, तो प्रश्नों में हमें मिल जाएगा, तो हम प्रश्न उत्तरों के आधार पर ही कर लेंगे। शंभुनाथ ने आदिकाल का नाम क्या दिया। मिश्र बंधुओं ने जैसे कि आदिकाल को क्या नाम दिया है, आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम देने वाले विद्वान कौन रहे, मिश्र बंधु। इस प्रकार से शंभु सिंह ने भी जो है आदिकाल को क्या नाम दिया है, शंभु सिंह ने आदिकाल को नाम दिया है प्राचीन काल। जब हम प्रश्नों में भी आएंगे तो ये एक बार से फिर रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आगे। आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले, अभी मैंने बताया था आधार काल किसने कहा आदिकाल को, तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है। वासुदेव ने उद्भव काल कहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा क्या मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानी है। भाई विक्रमी संवत, अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो इसमें से आप 57 माइनस कर सकते हैं और ईस्वी निकाल सकते हैं। तो विक्रमी संवत में अगर आप 57 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ईस्वी, और ईस्वी में आप 57 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा विक्रमी संवत। इस प्रकार से हर एक जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से आपको आंसर लगाना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, चारण काल और संधि काल। आदिकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला जो काल रहा उनका जो संधि काल नाम दिया है, और दूसरे भाग को जो है उन्होंने चारण काल नाम दिया है। और चारण काल एक विद्वान ने पूरे के पूरे आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा यही है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है, तो चारण काल कहा है। बीजवपन काल कहने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। प्रारंभिक काल कहा है जो गणपति चंद्रगुप्त ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
आदिकाल को आरंभिक काल के मानने वाले विद्वान रहे हैं मिश्र बंधु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है वो रहे हैं अब्दुल रहमान। उसके बाद देख लेते हैं राहुल संस्कृतायन ने जो है सरहप्पा को माना है, और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य व पुंडे को माना है, और राम कुमार वर्मा ने सोम्बू को माना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? तो बिसल देवरासो, जो कि नरपति नालय की रचना है बिसल देवरासो, इसमें 12 भाषा का वर्णन मिलता है, और ये एक प्रकार से श्रृंगारिक काव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ श्रृंगारिक है? तो वो है बिसल देव रासो, जिसमें 12 मासा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता बताइए। पृथ्वीराज रासो के आपको पता ही है चंद बरदाई। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा की बात करें तो भाषा आपको कई पुस्तकों में पृथ्वीराज रासो की भाषा कुछ दिखाई देगी, तो कई पुस्तकों में आपको कुछ दिखाई देगी। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो पृथ्वीराज रासो की अगर ऑप्शनों के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर आएगा हमारा ब्रज भाषा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। वैसे अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा रही है डिंगल प्लस पिंगल। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, आप समझ सकते हो। पिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो पृथ्वीराज रासो में अपभ्रंश भाषा तो देखने को मिलती है, साथ ही ब्रज भाषा भी रही है, साथ ही राजस्थानी भाषा भी रही है। तो अगर डिंगल पिंगल भाषा में पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या रही है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा रही है डिंगल या पिंगल। अगर इन ऑप्शनों के अनुसार हम कहें तो यहाँ पर हम ब्रज भाषा को लगाएंगे, तो आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा जाता है? तो जितने भी महाकाव्य है उसमें कितने भागों में बांटा गया है कि सर्ग का मतलब होता है भाग या फिर खंड या फिर अध्याय। किस महाकाव्य को जो है खंडों में बांटा है, किसमें ने जो है सर्गों में बांटा? एक सेकंड भाई। किस महाकाव्य को सर्गों में बांटा गया, किसमें खंडों को, किसमें अध्याय में? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में कुल जो है 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंद है। अगर छंदों की संख्या पूछ ली जाए पृथ्वीराज रासो में कितने छंद है, तो 68 प्रकार के छंद है, लेकिन 69 इसमें सर्ग हैं। जैसे कि रामचरितमानस को कांड में बांटा गया है, इस प्रकार से कामायनी को भी सर्गों में बांटा गया है, और पद्मावत को समय में बांटा गया है। इस प्रकार से जो है समय, सर्ग, अध्याय, खंड, कांड ये सभी एक ही के नाम है। तो किसी भी महाकाव्य का पूछ सकते हैं उसका जो किस में बांटा गया है, सर्गों में बांटा गया है या खंडों में, काव्य में। तो इस प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम जो है बार बार प्रश्नों को करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और समझ बेस के आधार पर करेंगे ताकि आपको प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 26, बिसल देवरासो का काव्य रूप क्या है? तो बिसल देवरासो का काव्य रूप पूछा हुआ है। तो एक प्रकार से बिसल देवरासो गीति काव्य है। गीति काव्य है श्रृंगारिक काव्य माना जाता है, जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। नरपति नालय द्वारा रचित रचना है बिसल देवरासो। वीर गाथात्मक रचना कौन सी नहीं है? वीर गाथात्मक रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वीरता से भरी इसमें रचना कौन सी नहीं है? अभी हमने पढ़ा था बिसल देवरासो जो है एक श्रृंगारिक काव्य है। तो बिसल देवरासो जो है श्रृंगारिक है। जयचंद प्रकाश, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो ये सभी के सभी वीर गाथात्मक रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। लेकिन बिसल देवरासो एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति, अभी हमने पढ़ा था
कि बिसल देव रासो। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को जो है कड़वक चेली कहा जाता है, कड़वक कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में उसकी खास विशेषता है। रानीपन और सामंती जीवन बंधन से मुक्ति जो है किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है, वो रही है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन से मुक्ति की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है बिसल देव रासों में। बिसल देव रासों में जो है रानीपन और सामंती जीवन की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा सर्ग जो पृथ्वीराज रासों का रहा है वो रहा है कनवज युद्ध। कनवज युद्ध जो है पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा सर्ग है, और जो ये अन्य सर्ग है ये भी पृथ्वीराज रासों में ही शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा। चंद बरदाई जो रहे हैं उनको पृथ्वीराज का समकालीन कहने वाले जो विद्वान हुए हैं वे हुए हैं, एक सेकंड भाई, गारसा दातासी। गारसा दातासी ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के को में ही जो बताया है कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज के समकालीन रहे हैं। पृथ्वीराज एक जो है राजा रहे हैं, नरेश रहे हैं, तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की ही वीरता का वर्णन अपने काव्यों में किया है। वे पृथ्वीराज के गहरे मित्र भी माने जाते हैं, और जहाँ पृथ्वीराज जाते थे वहाँ जो है युद्धों में उनके साथ रहते थे चंद बरदाई, और वहीं सजीव आँखों देखे प्रत्यक्ष रूप से देख करके अपनी रचनाओं में उनकी वीरता का वर्णन करते थे। तो पृथ्वीराज का समकालीन कहने वाले चंद बरदाई को विद्वान हुए हैं वे है गारसा दातासी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। अभी हमने हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले की बात की है तो बिसल देव रासों में ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले हमें बिसल देव रासों में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, पृथ्वीराज रासों की नायिका का क्या नाम है। पृथ्वीराज रासों की नायिका पूछ रखी है, तो पृथ्वीराज रासों की नायिका है संयोगिता। संयोगिता पृथ्वीराज रासों की नायिका है। राजमती जो है बिसल देव की नायिका है। बिसल देव रासों की नायिका कौन मानी जाती है, राजमती। पृथ्वीराज रासों की नायिका संयोगिता। इस प्रकार से जो है आप लोगों ने जो है आदिकाल के 35 प्रश्नों को कर लिया, साथ ही हम साहित्य के प्रश्नों को तो करते हुए चलेंगे, साथ ही इसमें हम व्याकरण के प्रश्नों को भी इंक्लूड करेंगे। भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी नया चैनल है, बच्चे कम ही जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो फिर हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार ही होंगे ये तो मुझे पता ही है, तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।